बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक टॉपिक को रिवाइज करने लगे हैं, उसका नाम है वेरिएंसेस। तो आइए देखते हैं कि वेरिएंसेस में क्या क्या बातें हैं और हम उसको किस तरीके से समेट सकते हैं अगले 1 घंटे के अंदर। चलें जी। तो वेरिएंसेस में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि भाई वेरिएंस एनालिसिस क्या है। सबसे पहला सवाल होता है हमारे पास कि व्हाट इज़ वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब ये है कि एक चीज जो हमने एक्सपेक्ट की थी क्या होनी चाहिए और एक एक्चुअल आउटकम जो मेरे सामने निकल के आया। अगर मैं अपने सामने एक वक्त में बहुत सारी चीजों में वेरिएंस तलाश करने की कोशिश करूंगा ना, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि असल मसला किस वजह से हुआ है। क्या मतलब? सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, आप बजटेड प्रॉफिट निकालें। सही है। आप लोगों का सवाल, बजटेड प्रॉफिट निकालें और इसको कंपेयर कर लें एक्चुअल प्रॉफिट के साथ, तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि एक्चुअल फेवरेबल है या एडवर्स है। ये आपको सिंपली इतनी सी बात में पता चल जाएगा। लेकिन जरा 2 मिनट के लिए सोचिएगा, ये बजटेड प्रॉफिट निकालते हुए आपके पास कितनी सारी चीजें आएंगी। इसके अंदर आपके पास सेल्स भी आएंगी, इसके अंदर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगी, इसके अंदर आपके पास लेबर की कॉस्ट भी शायद कहीं आ रही हो, इसके अंदर कहीं आपने मार्केटिंग पे कुछ खर्चा किया होगा वो भी आ रहा होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास अगर 6,000 रुपए का फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, 6,000 रुपए का फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 6,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन किसकी वजह से ज्यादा है ये तो आपको पता ही नहीं चल सकता। आप जाकर सेल्स वालों को भी शाबाशी दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल को भी शाबाशी दोगे, लेबर वालों को भी शाबाशी दोगे। हकीकत में शायद ये सारा फायदा सिर्फ सेल्स वालों की वजह से हो। और सेल्स में भी मुख्तलिफ लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कि सेल्स प्राइस की बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि सेल्स क्वांटिटी की बात करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया और किस बंदे ने बुरा परफॉर्म किया है, ताकि उसको उसके हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाए। ये रीजन है कि हम लोग वेरिएंस एनालिसिस में इतना डेप्थ में जाते हैं, एक एक चीज में जाकर एक एक चीज को तब्दील करके देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई बजटेड प्रॉफिट बताओ और एक्चुअल प्रॉफिट सारी चेंजिंग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी। नहीं, ऐसे तो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कहां पर मसला हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सा काम करूंगा कि मैं मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ सीओजीएस की। अब सीओजीएस के अंदर भी मैं सबको चेंज करके नहीं देखूंगा। मैं जाकर जो रॉ मटेरियल खरीदा गया है, जो रॉ मटेरियल लाया गया है, उसको दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। एक, उसको यूज किया गया है, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, अभी मैं इस पे बात करूंगा डीपली। एक इसको यूज किया गया है और एक इसको परचेज किया गया है, दोनों अलग अलग बंदे हैं। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा ठीक है यूज वाले तुम अपना हिसाब दोगे, परचेज वाले तुम अपना हिसाब दोगे, ताकि जिसने अच्छा काम किया है उसको अप्रेस किया जाए और जिसने बुरा काम किया है उसे डराया जाए कि भाई आइंदा ऐसे हरकत मत करना, तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हो जाता है। ये रीजन है कि हम इतने मुख्तलिफ तरह के वेरिएंसेस पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वेरिएंसेस पढ़ने का पीछे लॉजिक क्या है। अब मैं आपके सामने एक एक करके सारे वेरिएंसेस लेकर आऊंगा। क्योंकि हमने शुरुआत करी मटेरियल से, तो आइए पहले बात कर लेते हैं मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर। सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंसेस मेरे पास क्या होता है? सर मटेरियल वेरिएंसेस आपके पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं, आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मटेरियल में आपके पास जो मटेरियल वेरिएंस आता है वो आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर आपके पास आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस मेरे पास आ रहा होता है। तो आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल सा सवाल है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल सा सवाल है मेरे पास कि सर आपने स्टैंडर्ड कितना मटेरियल पर खर्चा करना था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, पूरा वेरिएंस समझ जाएगा अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहता है कि यार मुझे एक बात बताओ कि आपने कितना मटेरियल पर खर्चा करना था और आपने मटेरियल पर कितना खर्चा कर दिया। टोटल मटेरियल पर आपने खर्चा कितना करना था और आपने कितना खर्चा कर दिया। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड? मिसाल के तौर पे मैंने सोचा था कि मैं 600 यूनिट्स खरीदूंगा और 1,000 रुपए के हिसाब से लूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तो मेरा टोटल खर्चा होगा कितना? 6 लाख रुपए। इतनी आसान बात है। लेकिन लेकिन जब हकीकत में मैं करने गया खर्चा तो मैंने देखा एक्चुअल आपकी कॉस्ट आ रही है मटेरियल के ऊपर फॉर सपोज 574,000। तो अब मुझे ये बताइए क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना होगा हमें, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। तो आप लोगों को जब भी कोई जवाब देना होगा, जब भी कोई सवाल करना होगा, आई वुड रेकमेंड कि चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि माइक की वजह से बीच में वो होगी, बार बार इंटरप्शन होगी, तो जो रिकॉर्डिंग सुन रहा होगा उसको प्रॉब्लम होगी। आखिर में मैं बिल्कुल सबके माइक ऑन कर दूंगा ताकि भले आप लोग कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो पूछ लीजिएगा, वरना चैट बॉक्स में आप लोग कोई भी बात कर रहे होंगे मुझे नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ मेरे लिए। अब कितने से अच्छा हुआ? अपना कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा बस, और कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और एक्टिवली मेरी बात सुनिएगा। तो मैंने कहा कि मुझे कितना अच्छा हुआ। 6 लाख मेरा एक्सपेक्टेड था, मेरा खर्चा हुआ 574,000, तो मेरे लिए 26,000 रुपए से सारे काम अच्छे हो गए। मैंने कहा ये 26,000 से फेवरेबल हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, इस 26,000 के अंदर दो मसले हो सकते हैं। इस 26,000 के अंदर दो चीजों की वजह से चेंजिंग आ सकती है। एक, या तो आपने प्राइस जो एक्सपेक्ट की थी उसमें कुछ चेंजिंग आ गई, या आपने 1,000 की क्वांटिटी सोची थी उसमें कोई चेंजिंग आ गई। दोनों के नतीजे में जो आंसर आ रहा है वो 26,000 आ रहा है। लेकिन मेरा अगला सवाल उठा कि यार इसके अंदर तो दो चीजें आ गई, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो आइए अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूं, मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने का खरीदना था। मैंने कहा सर स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको खरीदना था फॉर सपोज 8 रुपए पर केजी। या चलें, मैं अभी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इसी के हवाले से बात कर लेता हूँ। 600 यूनिट्स खरीदने थे 1,000 रुपए के हिसाब से। 600 यूनिट्स 1,000 रुपए के हिसाब से। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये सवाल करता है कि आपको खरीदना था 1,000 के हिसाब से, आपने एक्चुअल में कितने का खरीदा? आपने एक्चुअल में कितने का खरीदा? मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने एक्चुअल में 900 रुपए का खरीदा। अच्छी हरकत की बुरी हरकत की? सर अच्छी हरकत की। आपने 100 रुपए बचा लिए। ये 100 रुपए आपने कितने यूनिट्स पर बचाए? ये 100 रुपए आपने कितने यूनिट्स पर बचाए? सर ये 100 रुपए मैंने बचाए, यहाँ पर मैंने फॉर सपोज 610 यूनिट्स खरीदे। 610 यूनिट्स आपने खरीदे, तो आपने टोटल 61,000 का बेनिफिट करवा दिया कंपनी को। बात समझ में आई किसी को ये वाली? आपने 61,000 का बेनिफिट करवा दिया कंपनी को। क्यों? आप सस्ता खरीद के लाए। अगर आप अगर आप यही चीज, अब एक और तरह से इस चीज को सोचें, अगर आप यही 1,000 रुपए के हिसाब से खरीदते तो 610 कितने रुपए बन जाते?
6,10,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। और अगर यही आप 900 के हिसाब से खरीदते तो क्या आंसर आता? जल्दी। 900 के हिसाब से 610 यूनिट्स अगर मैं खरीदता तो मेरे पास क्या आंसर आता? कैलकुलेटर सबके हाथ में होना चाहिए। मैंने 1,000 रुपए मैंने खरीदे कितने के हिसाब से? 900 रुपए के हिसाब से 610 यूनिट। तो मेरी जेब से एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 549,000। लेकिन मेरा स्टैंडर्ड इरादा था कि मैं 6,10,000 के खरीद के लाऊंगा, तो आपने अल्टीमेटली कंपनी का पैसा बचाया। कितना बचाया? दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लें, 61,000 का आपके पास आंसर आ रहा होगा। प्राइस वेरिएंस क्लियर है? अगला मसला है, सर एक तो आपने ये बात कही कि मटेरियल सस्ता खरीद के ले आए, महंगा खरीद के ले आए, प्राइस में वेरिएंस आ गए। अब बात करते हैं कि एक बंदा ऐसा भी है जो उस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है, उसने इस्तेमाल अच्छा किया, उसने इस्तेमाल बुरा किया, उसकी वजह से आपके मटेरियल के ऊपर जो वेरिएंस आता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात कहां पर शुरू हुई? सर वो बंदा जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है, उसने इस्तेमाल सही से किया या नहीं किया। क्या मतलब है इस बात का, आइए समझते हैं। सर मिसाल के तौर पे अभी यहां पर मैं यूनिट्स में बात कर रहा था, तो अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा चेंज करूंगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेट से, जब भी मैं 1,000 यूनिट्स बनाता हूं, 1,000 यूनिट्स बनाता हूं, तो मेरे पास रॉ मटेरियल पता है कितना इस्तेमाल होता है? 2,000 kg। ठीक है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में देखा ना मशीन में कितना रॉ मटेरियल जला इस महीने, तो मैंने आकर देखा कि बने तो वही 1,000 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में 2,200 kg जल गया रॉ मटेरियल। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? सर बुरा हुआ। कितने का रॉ मटेरियल आपने ज्यादा जला दिया? कितना रॉ मटेरियल आपने ज्यादा जला दिया इन टर्म्स ऑफ केजीज? आपने 200 किलो का रॉ मटेरियल ज्यादा जला दिया। अब आप सिंपल सा सवाल करेंगे, बोलेंगे यार तुमने 200 केजी का रॉ मटेरियल ज्यादा जला दिया, ये बताओ 1 किलो कितने का खरीदते हो? ऊपर वाली प्राइस इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो पर यूनिट थी। तो अब देखें, जब भी आप सवाल कर रहे होंगे आपको इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। अभी मैं आपको सारे वेरिएंसेस समझा रहा हूँ, तो मैं डेटा अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप सवाल कर लीजिएगा सिंपल सा कि सर आपने 1 किलो कितने का खरीदा था। जब आप यूजेज वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, तो आप ये मत बोलिएगा कि कितने का खरीदा था, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे बताओ कितने का मिलता है यूजुअली। तो मैं कहूंगा कि स्टैंडर्ड रेट जो है ना पर केजी का, फॉर सपोज 10 रुपए पर केजी, तो कितने का नुकसान हुआ? 20,000 का एडवर्स। आई बात समझ? 2,000 का, 2,000 का एडवर्स। यूसेज वेरिएंस क्लियर हुआ? मटेरियल के अंदर मैंने तीन वेरिएंसेस आपको पढ़ा है, एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस ये कहता है कि भाई टोटल मटेरियल पर कितना खर्चा करना था और कितना खर्चा कर दिया, दिस इज बेसिकली कॉस्ट वेरिएंस। फिर आता है प्राइस वेरिएंस। वो कहता है कि यार तुमने बाजार से कितने का मटेरियल खरीदना चाहिए था, कितने का, और तुमने कितने का खरीदा, दिस इज प्राइस वेरिएंस। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपके पास बोलता है कि तुम्हें कितना मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए था और तुमने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया, दिस इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्या ये तीनों वेरिएंसेस हमें समझ में आए? क्या ये तीनों वेरिएंसेस हमें समझ में आए? आगे चलूं? जवाब दें सब लोग।
परफेक्ट। चलें, तो अब अगला सवाल। सर ये तो आपने बात करी मटेरियल की। चलें, आए बात कर लेते हैं लेबर वेरिएंसेस के ऊपर। आए बात कर लेते हैं लेबर वेरिएंसेस के ऊपर। तो व्हाट आर लेबर वेरिएंसेस? सर लेबर में सबसे पहला सवाल, सर व्हाट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस? पहले वही, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसमें आप बात करेंगे कि लेबर पर टोटल कितना खर्चा होना चाहिए था और आपने लेबर पर कितना खर्चा कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? सर इस बात का मतलब ये है कि मैं जब भी लेबर का इस्तेमाल करता हूँ ना, तो पता है क्या करता हूँ? मैं 600 यूनिट्स बनाने के लिए 1200 घंटे लगाता हूँ। स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। और हर घंटा मुझे पड़ता है लेट से 20 रुपए का। लेबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास स्टैंडर्ड। आपने कहा ठीक है सर। तो जब मैंने बात करी लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, तो यहाँ तो मैं बिल्कुल अजम्पशन लेकर चलूंगा कि अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता तो कितना खर्चा होना चाहिए था। अगर सब अच्छा अच्छा होता तो मेरे पास खर्चा होना चाहिए था 600 यूनिट्स बनाने के लिए 1200 घंटे, और हर घंटा मुझे पड़ता 20 रुपए का, तो टोटल खर्चा कितना आता? 24,000। ये है मेरे पास स्टैंडर्ड टोटल खर्चा। इसमें मैंने गौर करिएगा, इसमें मैंने दोनों चीजें क्या रखी हैं, स्टैंडर्ड रखी हैं। देखिए यहाँ पर खेल सिर्फ इसी चीज का है कि एक जगह पर आपने स्टैंडर्ड लेना है, दूसरी जगह पर आपने एक्चुअल लेना है। तो आपको ये पता हो कि कहाँ स्टैंडर्ड कहाँ एक्चुअल लेना है। जब मैंने बात करी लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, कॉस्ट तो मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ कि पूरे के पूरे लेबर में कितना खर्चा आना चाहिए था और कितना खर्चा आ रहा है। मैंने देखा कि मेरे पास 24,000 रुपए का खर्चा स्टैंडर्ड के हिसाब से आना चाहिए था। लेकिन जब मैंने एक्चुअल चेक किया ना, तो एक्चुअल मेरे पास आ रहा है फॉर सपोज 30,000। मेरे पास एक्चुअल आ रहा है 30,000 रुपए का। जब आपने 30,000 रुपए का खर्चा देखा, जब आपने 30,000 रुपए का खर्चा देखा, तो आपने बोला यार ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। कितने का बुरा हुआ? 6,000 रुपए का बुरा हुआ। अब ये बुरा होने की वजह दो चीज है। या तो जरा सोचिएगा दिमाग से, सिर्फ हमने चीजें याद नहीं करनी, हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, हमने दिमाग से सोचना है। बुरा होने के पीछे रीजन क्या है? सर बुरा होने के पीछे चंद एक रीजन है। मिसाल के तौर पे शायद आपने लेबर महंगा ले लिया हो। सर शायद हमने उन उनसे काम एफिशिएंटली नहीं करवाया। क्या मतलब इनएफिशिएंट काम कराया? मैंने अभी आपको क्या बात बताई? 600 यूनिट बनाने में मुझे कितना टाइम लगना था? 1200 घंटे, मतलब पर यूनिट 2 घंटे। हो सकता है कि जब एक्चुअल में आपने 600 यूनिट बनाए तो आपने दो के बजाय 3 घंटे लगा दिए, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट देखो, बन तो वही 600 यूनिट रहे, लेकिन आर्ट्स का खर्चा कितना हो जाएगा? 1800 घंटे। तो इसका मतलब कि 1800 घंटे होने की वजह से आपने जो एक्स्ट्रा पैसे पे किए, ये आपके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा होगा। बात समझ में आई? या तीसरा मसला एक और भी तो हो सकता है सर यहाँ पर तीसरा मसला ये भी हो सकता है, क्योंकि लेबर बैठी है ना। सर शायद लेबर जो है वो फारिग बैठी रहे, आपने उनसे काम ही नहीं कराया। मतलब 600 यूनिट बन गए, और जब आखिर में
100 घंटे उनके फारिग बचे, आपने उनको 100 घंटे लाकर फारिग बिठा दिया, तो वो 100 घंटे की कॉस्ट भी आपने तो पे कर दी, लेकिन कोई एडिशनल यूनिट बना नहीं बना। तो ऐसे मसले को हम लोग कहते हैं आइडल टाइम। क्या कहते हैं? फारिग वक्त। फारिग वक्त के आपने उनको कितने पैसे पे किए, इसकी वजह से भी वेरिएंस अराइज हो रहा होगा हमारे पास। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मेरे पास ये तीन मसले आ रहे होते हैं: आइडल टाइम, इनएफिशिएंट और महंगा ले लिया। ये तीन मसले आपके पास आ रहे होते हैं। तो आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रेट वेरिएंस। सर रेट वेरिएंस तो अब तो याद हो गया हमें। रेट वेरिएंस में एक सिंपल सी बात है, कितने पर लेबर को लाना था, कितने पर लेबर को लाना था और कितने पर आप लेबर को लेकर आए। इतनी सिंपल सी बात। स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने लेबर को लाना था फॉर सपोज 60 रुपीज पर आवर के हिसाब से। लेकिन जब एक्चुअल में आपने देखा तो आप के पास लेबर आया है फॉर सपोज 62 पर आवर के हिसाब से। तो आपने कितने रुपए हर एक घंटे के एक्स्ट्रा पे किए? 2 रुपए पर घंटा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं आपने एक्चुअल में कितने घंटे उन मजदूरों से काम कराया, तो फॉर सपोज 3000 घंटे, क्या आंसर आएगा? 6000। 6000 रुपए का आपके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि आपने 2 रुपए से लेबर को महंगा ले लिया, आपने 2 रुपए से लेबर को महंगा बुलाया, तो आपने अल्टीमेटली हर एक घंटे के ऊपर 2 रुपए ज्यादा पे किए। अगला मसला, रेट वेरिएंस के बाद मेरे पास एफिशिएंसी वेरिएंस। व्हाट इज एफिशिएंसी वेरिएंस? सर कितना अच्छा आपने लेबर से काम कराया, कितना बुरा आपने लेबर से काम कराया। आइए देख लेते हैं। सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अब अपना दिमाग चलाना है आपने, क्योंकि पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि फॉर्मूला किस जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा था। इतने सारे फॉर्मूलाज ना मैं याद कर सकता हूँ, और ना मैं आपको ये कहूंगा कि आपको याद करने चाहिए। फॉर्मूलाज चाहिए तो मैं लिख कर दे दूंगा शीट के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका है इस पेपर को पास करने का। एफिशिएंसी वेरिएंस कॉन्सेप्चुअली सोचना सर। जब मैंने कहा एफिशिएंसी वेरिएंस, तो आपका सवाल होना चाहिए कि कितने यूनिट्स बनाने चाहिए सर। मैंने कहा यार देखो मेरा स्टैंडर्ड क्या है। मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं 1000 यूनिट्स बना लेता हूं। पहले मैं बात कर रहा था मटेरियल की, तो 1000 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगता है, वो मटेरियल के अंदर बात हो चुकी है। यहां पर मैं कह रहा हूं 1000 यूनिट बनाने में लेबर के कितने घंटे इस्तेमाल होते हैं। सर फॉर सपोज लेबर के 1000 यूनिट बनाने में 4000 घंटे इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा बस। अब मुझे ये बताओ कि 1000 यूनिट बनाने में 4000 घंटे इस्तेमाल होते हैं, तो तुमने एक्चुअल में कितने घंटे इस्तेमाल किए? मैंने कहा यार एक्चुअल में इस दफा मैंने कोई 4100 घंटे इस्तेमाल करे। आपने कहा वाह यार अच्छा काम किया तुमने, ज्यादा घंटे लेबर से काम कराया। अच्छा काम किया इसने यार। नहीं, इसने 100 घंटे लेबर से ज्यादा काम कराया है। अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? जवाब दें। इसने लेबर से 100 घंटे ज्यादा काम कराया। अच्छा, अरे अच्छा हुआ है, क्यों अच्छा नहीं हुआ? सोचो जरा। 100 घंटे लेबर ज्यादा काम करेगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगी? सब लोग जवाब दें, सिर्फ एक ही बंदा क्यों जवाब दे रहे हैं? या बाकियों के पास चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा? अगर इसने 4000 के बजाय 4100 घंटे, 4000 के बजाय 4100 घंटे काम कराया, तो इसने 100 घंटे काम तो ज्यादा कराया। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर इसने काम तो ज्यादा कराया, लेकिन इसने अल्टीमेटली यूनिट ज्यादा बढ़ाए नहीं सर, यूनिट्स नहीं बढ़ाए। तो इस वजह से हमारे लिए बुरा हुआ, क्योंकि अगर ये 100 घंटे और काम करता तो शायद यूनिट ज्यादा बना लेता, लेकिन इन्होंने यूनिट्स अभी भी वही 1000 बनाए, तो अल्टीमेटली मेरे लिए बुरा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपने 100 घंटे इनसे ज्यादा काम कराया, यानी कि आपने इनका
टाइम वेस्ट किया, और इनका टाइम वेस्ट करने का मतलब है आपने हमारे पैसे वेस्ट किए। तो इन घंटों को मल्टीप्लाई कर दो अपने रेट से, जो भी आपका स्टैंडर्ड रेट है। फॉर सपोज ऊपर वाला रेट यूज कर लेता हूँ मैं 60। मेरा स्टैंडर्ड रेट है 60 का, तो मैं 60 पर आवर के हिसाब से ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे कितने पैसे ज़ाया हुए। सर 6,000 रुपये आपके ज़ाया हो गए सिर्फ इस वजह से। क्या आप लेबर महंगा लाए? क्या ये 6,000 रुपये का नुकसान, ये वाले 6,000 रुपये का नुकसान इस वजह से हुआ है कि आप लेबर महंगा लाए हो? बोले, क्या ये 6,000 रुपये का नुकसान इस वजह से हुआ है कि आप लेबर महंगा लाए, या ये 6,000 का नुकसान इस वजह से हुआ है कि आप लेबर तो सही लाएं, लेकिन अल्टीमेटली आपने उन लेबर का इस्तेमाल सही से नहीं किया। इनएफिशिएंट इस्तेमाल करने की वजह से आपका लेबर कॉस्ट बढ़ गई। क्लियर है? और तीसरा वेरिएंस, दैट इज आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस, तो आइडल टाइम वेरिएंस क्या है सर? सिंपल सी बात है, आपने मजदूरों को 60 रुपए, आपने मजदूरों को 60 रुपए फी घंटा के हिसाब से पे करना है, और आपने उनको 40 घंटे फिजूल में बिठा दिया, आइडल टाइम। जब आपने उनको 40 घंटे फिजूल में बिठा दिया, तो अल्टीमेटली आपने 40 घंटे के पैसे उनको एक्स्ट्रा पे किए। तो 6 × 4, आंसर क्या आएगा? 2,400 टोटल। 2,400 रुपए का आपने ये जो खर्चा किया है, ये भी आपके लिए फारिग रहा, गैर जरूरी रहा, आपको इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दैट इज आइडल टाइम वेरिएंस। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है, ये तो मैंने बात करी कि आपका आइडल टाइम था 0। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शायद आपकी कंपनी ने एक्सपेक्ट करके रखा हुआ हो कि यार देखो, 10 घंटे तो मुझे लाजमी लाजमी मुझे 10 घंटे तो अपने लेबर को लाजमी रेस्ट देना है। तो अब इस सूरत में अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए वेरिएंस क्या होगा? सर 10 घंटे का आइडल टाइम देना था, 40 घंटे का आइडल टाइम दे दिया, क्या मतलब? 30 घंटे का वेरिएंस आ रहा है। और 30 × 60, फिर वही मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो सब समझ में आता रहेगा। 1,800 रुपये। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर आइडल टाइम कौन एक्सपेक्ट करेगा, कौन सी कंपनी चाहेगी कि मैं अपने मजदूरों को फारिग बिठाऊं? ऐसा कौन करेगा? देखें, ऐसा करना पड़ता है। उसका रीजन क्या होता है कि अब एक बात समझते हैं। आइडल टाइम वेरिएंस फाइंड करने का रीजन क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। देखें, हमारे पास एक हमारे पास हमारे पास एक अदद लेबर है हमारे पास एक अदद लेबर है, और हमने उससे बात करी है कि तुमने क्या करना है, दिन में 8 घंटे काम करना है, पैसे मैं तुम्हें दूंगा 9 घंटे के। क्यों? सर ये 1 घंटे का ब्रेक है आपके लिए, क्योंकि आपने भी अक्सर सुना होगा लंच ब्रेक होता है, उसमें नमाज और ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो आपको 1 घंटे का मैंने ब्रेक दिया है। मैं आपको पे कितने घंटे के कर रहा हूँ? 9 घंटे के। आपने काम कितनी देर करना है? 8 घंटे। तो अल्टीमेटली मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 9 घंटे, अब अज्यूम करें इस मजदूर ने एक दिन काम किया और 5 यूनिट बनाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 5 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा? 8 घंटे या 9 घंटे? 5 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा? 8 घंटे या 9 घंटे? 8 घंटे। 9 घंटे नहीं लगे, पैसे तो मैंने 9 घंटे के दिए उसे। पैसे आपने 9 घंटे के दिए और आप कह रहे हैं 8 घंटे लगे। यहां पर कॉन्सेप्ट ट्रिगर हुआ
आइडल टाइम का। तो जब यहाँ पर बड़े बड़े एनालिस्ट बैठकर सोच रहे थे कंपनी के बारे में, तो उन्होंने कहा यार काम तो बहुत अच्छा किया इन्होंने और हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने 9 घंटे में 5 यूनिट बनाए, गलत हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन। तो अगर मैं ये कह दूं कि 8 घंटे में 5 यूनिट बनाए, तो मेरी कॉस्टिंग गलत हो जाएगी, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि देखो, सिंपल सी बात है, 5 यूनिट्स बनाने में लगे 8 घंटे, और 1 घंटे का आपने क्या दिया इनको, आइडल टाइम। तो ये आइडल टाइम आपके लिए एक तरह से क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल लॉस कह लें आप इसे, लेकिन ये नॉर्मल लॉस में वैसे शामिल नहीं होगा। ये प्रोसेस कॉस्टिंग के हवाले से आप इसको नॉर्मल लॉस कह सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वेरिएंसेस के हवाले से, तो जब कॉस्टिंग वाले लोग यहाँ बैठे तो उन्होंने आकर कहा कि यार इस 1 घंटे को हम कम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते उस मजदूर को कि यार तुम इसे 1 घंटे में भी 1 यूनिट बना के जाओ। बोलेगा सर पागल हो गए हैं। तो मुझे इसको 1 घंटे का आइडल टाइम मानना है। लेकिन अब जरा सोचिएगा, व्हाट इफ कि वो मजदूर 9 घंटे के पैसे तो लेके जा रहा है, लेकिन एक दिन में काम सिर्फ 7 घंटे कर रहा है। अब जरा सोचिएगा, उसने काम किया 7 आवर्स और 2 घंटे का उसने ब्रेक ले लिया। क्या मतलब, आया सुबह, काम थोड़ी देर किया और फिर जाकर मजे से लेट गया आधा घंटे, फिर थोड़ी देर काम किया, फिर आधा घंटे लेट गया, फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक ले लिया। उसने 1 घंटे के आइडल टाइम को कितना कर दिया, 2 घंटे का बना दिया। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा होगा मेरे यूनिट्स के ऊपर। सर बिल्कुल, फिर मेरे 5 यूनिट्स नहीं बन रहे होंगे, मेरे शायद 4 यूनिट्स बन रहे हो। अब ये जो हरकत हुई है ये किसकी वजह से हुई है? ये हरकत उस मजदूर के एक्स्ट्रा फारिग बैठने की वजह से हुई है। तो इसीलिए मैं आइडल टाइम वेरिएंस निकालता हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेड आइडल टाइम कितना था, फॉर सपोज 10 घंटे, और हकीकत में देखा जब मैंने तो आइडल टाइम कितना आ रहा है, 40 घंटे का। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर वेरिएंस आ रहा है वो 30 घंटे का आ रहा है। तो अब मुझे सूरत में क्या करना चाहिए? एज अ बिजनेसमैन सोचिएगा, जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर होगा ना, वो फौरन से जाएगा और जाकर बोलेगा यार ये कौन है लेबर यूनियन का हेड? सर मैं हूँ। ठीक है, ये मजदूर 30 घंटे एक्स्ट्रा क्यों बैठे हुए हैं? जब इनको 10 घंटे हमने अलाउ किए हैं, तो ये 40 घंटे क्यों फारिग बैठे हैं? आप इनसे काम क्यों नहीं करा रहे 30 घंटे का? तो उनसे सवाल होगा, फिर उनको इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा ताकि मेरी प्रोडक्शन बढ़ सके। दिस इज द रीजन कि मैं आइडल टाइम वेरिएंस निकाला। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया कि हम आइडल टाइम वेरिएंस अलग से क्यों निकाल रहे हैं, ये तो एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर शामिल होता है। अगर मैं आपसे इफेक्टिवली एक बात करूं ना, तो मैंने सबसे पहले जो चीज पढ़ाई थी ना आपको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसके अंदर सारी चीजें शामिल होती हैं, मैंने यहाँ पर बताया भी था। क्या मतलब? सर इसके अंदर आइडल टाइम भी आ जाएगा, इसके अंदर इनएफिशिएंट काम भी आ जाएगा, और इसके अंदर महंगा लेने वाली बात भी आ जाएगी। लेकिन मेरा इन सबको अलग अलग पढ़ाने का मकसद ये है कि कहीं भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि तुम मुझे पूरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस ना बताओ, तुम मुझे सिर्फ आइडल टाइम वेरिएंस बताओ। आप वहां पर सोचेंगे सर आइडल टाइम तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, आइडल टाइम तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो मुझे क्या पता ये क्या होता है। इसीलिए मैं हर एक एक चीज को एक स्मॉलर लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर आपसे इंडिविजुअली भी सवाल कर लिया जाए ना कि यार ये आइडल टाइम है, इसका वेरिएंस निकाल के दो, तो आपको वेरिएंस निकालना आता है। क्लियर है? मैंने यहाँ पर जब एफिशिएंट वेरिएंस पढ़ाया, मैंने जब एफिशिएंसी वेरिएंस पढ़ाया यहाँ पर, तो मैंने एफिशिएंसी वेरिएंस पढ़ाते हुए भूल गया कि आइडल टाइम नाम की भी कोई चीज होती है। मैंने जस्ट कहा कि 8 घंटे मजदूरों ने काम किया, तो उस 8 घंटे में कितनी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए थी और कितनी प्रोडक्ट्स बन के बाहर निकली। तो इनका जो डिफरेंस है अल्टीमेटली वो उसने जाया किया है मेरा टाइम। नॉर्मल लॉस वेरिएंस क्यों नहीं होती, क्या मतलब? थोड़ा सा अपना सवाल आप एलेबरेट करें, मैं समझा नहीं।
आई मीन कि जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उसमें अलग से नॉर्मल लॉस वेरिएंस क्यों नहीं फाइंड करते? यूजेज वेरिएंस के अंदर नॉर्मल लॉस वेरिएंस अलग से क्यों फाइंड नहीं करते? उससे आउटकम क्या निकलेगा? वेरिएंस का मकसद क्या है? वेरिएंस का मकसद तो ये है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। मैंने जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला तो अल्टीमेटली इसका मकसद यही है कि कितना मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था और कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ। ठीक है। अब अगर मैं वहां पर जाकर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वाली बात निकालना शुरू कर दूं तो इसका एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा मुझे कोई। वो चीज ऑलरेडी यूजेज वेरिएंस में कवर हो जाएगी। ठीक है, भले पूछ लीजिएगा, इशू नहीं है। बट इसका आंसर यही बनता है अप्रोप्रिएट कि जब आपने मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला ना तो अब उसके अंदर फर्दर नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजेज वेरिएंस का इटसेल्फ मकसद क्या है यहाँ पर यूजेज वेरिएंस का। देखें, सबसे पहले एक बात समझें, मैं वेरिएंसेस निकाल क्यों रहा हूँ? सवाल करने के लिए। किससे? रेलेवेंट हेड से, प्राइस के हेड से, जो प्रोडक्शन जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है, जो खरीद के ला रहा है मटेरियल। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुमने महंगा क्यों खरीदा। इस तरीके से सोचें। जो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुमने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया। जो लेबर यूनियन का हेड है मैं उससे पूछ रहा हूँ तुमने मजदूरों से सही काम क्यों नहीं कराया। ये मकसद है मेरा इन वेरिएंसेस को फाइंड करने का। अब अगर मैं यहाँ पर इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके यूजेज वेरिएंस वाले को दो दफा जलील करना शुरू कर दूं कि यार तुमने मटेरियल का सही इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा अच्छा सर सॉरी, आइंदा से अच्छा करूंगा। मैंने कहा तुमने नॉर्मल लॉस भी ज्यादा कर दिया, उसने कहा सर अभी तो आपने बता दिया, क्यों बार बार सुना रहे हैं मुझे। तो यूजेज वेरिएंस के अंदर नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाली बात कवर हो जाएगी, आपको अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी लेकिन एडिशनल बेनिफिट नहीं आएगा कोई। सही है। अच्छा, अगला। अगला। जी खालिद, बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी यही बात बताई कि नॉर्मल लॉस उसके अंदर ऑलरेडी डिफरेंस हो जाएगा। बट उनका सवाल ये था कि हम अलग से क्यों फाइंड नहीं कर रहे। तो अलग से फाइंड करने का कोई एडिशनल फायदा नहीं है, इस वजह से हम फाइंड नहीं कर रहे। हम किसी को सुना नहीं सकते उस बेसिस पे कि यार तुमने क्यों नॉर्मल लॉस, तुमने अब नॉर्मल लॉस। उस चीज पर आप किसी बंदे को सुना नहीं सकते स्पेसिफिकली। जो मटेरियल यूजेज वाला वेरिएंस है आप उसी में उस चीज को कवर अप कर लेंगे। अगली चीज, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनके वेरिएंसेस निकाल दें। तो सर वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन वेरिएंस के अंदर सर सबसे पहले तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, वही वाली बात कि सर टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स क्या हुए, उनमें कितना वेरिएंस आ रहा है। मैंने कहा कि सिंपल सा सवाल है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगने चाहिए थे। आपने कहा सर 5,200 यूनिट्स स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेट से 64 रुपीज स्टैंडर्ड रेट, तो मेरे पास 332,800 स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी थी वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में जब आपने अपना लेजर खोल के देखा, जब पूरा खर्चा हो गया, आपने खोल के देखा खर्चा, तो आपके पास खर्चा आ रहा है फॉर सपोज 331,700। अल्टीमेटली 1,100 रुपए का फायदा हुआ। तो आपने शाबाशी दी कि तुमने मेरा 3,32,000 का खर्चा 3,31,000 में करवा दिया। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या ये खर्चा, क्योंकि वेरिएबल है तो रेट का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, क्या ये बेनिफिट रेट की वजह से हुआ या एफिशिएंसी की वजह से हुआ? आइए उसको तोड़ के देख लेते हैं ताकि दोनों को अलग अलग शाबाशी देते हैं। तो मैंने आकर कहा एक्सपेंडिचर वेरिएंस वेरिएबल के लिए होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कितना खर्चा करना था और कितना खर्चा कर दिया। यूजुअली वेरिएबल ओवरहेड्स जो होते हैं वो आवर्स की बेसिस पर एलोकेट हो रहे होते हैं। तो मैंने कहा आपका एक्चुअल खर्चा
आपके एक्चुअल आवर्स कितने लगे? उसने कहा सर 21,100 घंटे। मैंने कहा वेरी गुड। अगर ये 21,100 घंटे मेरे स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से लगते हैं तो 16 रुपए पर आवर हो जाता मेरा स्टैंडर्ड रेट, फॉर सपोज। तो मेरे पास खर्चा कितना बनता? अगर यही जो आपने एक्चुअल घंटे इस्तेमाल किए हैं ये मेरे स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से करते तो कितना आंसर आता? आंसर बताएं। 337,600। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से आपके पास चीजें सॉल्व कर रहा हूँ, मैं किसी एक पैटर्न पे लेके नहीं चल रहा। क्योंकि कॉस्टिंग है, कोई पैटर्न नहीं है, आपने सोचना है। तो मैंने क्या सवाल किया? मैंने कहा 21,100 घंटे आपने एक्चुअल में कंज्यूम किए? उसने कहा बिल्कुल किए। मैंने कहा अगर ये घंटे आपने 16 रुपए के हिसाब से किए होते कंज्यूम तो कितना खर्चा बनता? उसने कहा सर 337,600। मैंने कहा वेरी गुड। आपने एक्चुअल कितना खर्चा लगाया? उसने कहा सर 331, वही ऊपर वाला, 700। तो मुझे बताएं, आपने अच्छा काम किया आपने बुरा काम किया? सर बहुत अच्छा काम किया। कितने से? 5,900। कंफर्म करिएगा मुझे वैल्यू। 5,900 से आपने अच्छा काम किया, फेवरेबल बैलेंस। तो अब ये बेनिफिट किसको जाता है? मुझे जवाब देंगे अब आप लोग, क्योंकि हमने यहाँ पर रटना नहीं है, हमने सोचना है। ये बेनिफिट किसको जाता है? जिसने पर आवर का रेट तय किया या जिसने ये कंज्यूम करवाए? ये बेनिफिट किसकी वजह से हुआ? जिसने ये पर आवर का रेट तय किया है या जिसने ये 21,100 घंटे कंज्यूम करवाए? किसकी वजह से ये बेनिफिट हुआ? जिसने घंटे कंज्यूम करवाए? क्या बोल रहे हो खालिद साहब, जरा सोचो। क्योंकि जब मैंने आपसे एक्चुअल कॉस्ट पूछी तो एक्चुअल कॉस्ट के अंतर घंटे तो यही होंगे ना, 21,100 घंटे। सोचो जरा। जब मैंने आपसे कॉस्ट पूछी कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, आपने कहा सर 3,31,000। तो ये 3,31,000 का जो आंसर आया होगा वो किसके थ्रू आया होगा? 21,100 घंटे के हिसाब से। तो अल्टीमेटली ये जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो रेट की वजह से आ रहा है। मैंने फिर कहा, मैंने यहाँ पर पैटर्न चेंज किया, देखें इससे पहले चीज यहाँ पर वही है। मैं दिखाऊं अगर, रेट वेरिएंस जो लेबर का था वो रेट वेरिएंस था। वो क्या कह रहा था, 60 रुपए पर घंटा या 62 रुपीज पर आवर। मैंने आपसे पहले किस तरीके से करवाया काम? मैंने कहा 60 रुपए मेरा स्टैंडर्ड है, 2 रुपए आपने महंगा ले लिया, तो बस 2 रुपए को 3,000 से मल्टीप्लाई करो। आपने कहा सर वाह कितना आसान है। लेकिन यही काम मैंने यहाँ पर कराया, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। क्या पैटर्न चेंज किया? मैंने यहाँ पर आपको रेट का चेंज नहीं बताया। मैंने आपसे कहा कि कितना खर्चा होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। तो आपने मुझे निकाल के आंसर दे दिया। लेकिन अब ये आंसर किसकी वजह से आया? आप देखें आपने चेंज क्या किया। आपने ये आर्ट्स चेंज करे या आपने रेट चेंज करके देखा? आर्ट्स तो मेरे वही हैं, क्योंकि यहाँ भी एक्चुअल यूज कर रहा हूँ वहां भी एक्चुअल यूज कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली। तो अब अगर हम एक एडिशनल काम करें, मुझे ये बता सकते हो कितना रेट का चेंज आया होगा? कैसे? 3,31,700 को डिवाइड कर दो 21,100 से, पता चल जाएगा। 3,31,700 को डिवाइड कर दो 15.72। रेट में कितना चेंज आया? 0 पॉइंट, कितना चेंज आया? 0.88, नो सॉरी, 0.28। 21,100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है?
आई बात समझ? एक्सपेंडिचर वेरिएंस किस तरीके से हमने निकाला, ठीक है। 5,908, बिल्कुल वो 8 रुपए का डिफरेंस इसकी वजह से आ रहा होगा जो रेट में आपने राउंडिंग ऑफ करी होगी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस समझ में आया, चलें अगला काम। सर एफिशिएंसी वेरिएंस वेरिएबल की, किसको शाबाशी दोगे, या शाबाशी दोगे या लानत दोगे, किसको दोगे? रेट वाले बंदे को या जिसने इस्तेमाल किया है, जिसने आवर्स कंज्यूम करा है? सर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर लेट्स से 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स थे फॉर सपोज 20,800, अज्यूम करता हूं मैं 20,800। ये 20,800 घंटे लगने चाहिए थे, एक्चुअल में कितने घंटे लगे, एक्चुअल में कितने घंटे लगे? अज्यूम कर लेते हैं वो 21,100। आपने ज्यादा घंटे कंज्यूम करा है, कितने ज्यादा, कितने ज्यादा, कितने ज्यादा? 300 घंटे ज्यादा कंज्यूम करा है। ये 300 घंटे जो आपने ज्यादा कंज्यूम करा है, ये आप पे कर देंगे। अगर ये 300 घंटे आपने ज्यादा कंज्यूम नहीं कराए होते तो आपने 300 घंटे बचा लिए होते स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से। या एक्चुअल रेट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर जरा सोचिएगा। इसका भी रीजन देता हूँ कि एक्चुअल रेट क्यों नहीं इस्तेमाल करना। स्टैंडर्ड रेट का अगर मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड रेट था 16 रुपए फॉर सपोज, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4800। सर सवाल हो सकता है आप लोगों का कि सर यहाँ पर आप स्टैंडर्ड रेट क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक्चुअल रेट क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हम तो एक्चुअल के हिसाब से लाए। किसी के पास इसका जवाब है? जरा सोचें, क्यों? नहीं, लेबर वेरिएंस नहीं होगा, मुझे लॉजिकल आंसर चाहिए। ये वेरिएंस वेरिएंस नहीं, हम अभी आर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, 16 रुपए का रेट स्टैंडर्ड है, अज्यूम एक्चुअल में 20 रुपए के हिसाब से लाए हो, तो अब ये वेरिएंस कितना हो जाएगा? 6,000 का। जरा सोचना, जिस बंदे को आप डांट रहे हो, गालियां दे रहे हो, लानत वगैरह दे रहे हो, कितने के हिसाब से दे रहे हो? 4,800 के हिसाब से। और आपने रेट और बढ़ा दिया, उल्टा उस बेचारे की गालियां और बढ़ गई, 6,000 रुपए की हो गई। तो वो बोलेगा भाई मेरा कसूर तो सिर्फ आर्ट्स का था, तुमने मेरे ऊपर रेट का वेरिएंस का भी बोझ डाल दिया। बात समझ में आई? तुमने मुझे रेट के वेरिएंस के ऊपर भी गालियां देना एक तरह से शुरू कर दी। तो तुम मुझे ये जो 4 रुपए की गालियां दे रहे हो, ये मेरे हिस्से की नहीं है, ये उस बंदे की है जो महंगा लाया है। मैं तो 16 रुपए के जानता हूँ भाई, मुझे नहीं पता 20 रुपए क्या होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो उस बंदे की आपसे शिकायत होगी कि भाई मेरा जो भी हिसाब किताब है ना, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से करो बराए मेहरबानी। मेरा जो भी हिसाब किताब है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, वो अपने इन हिसाब से मत करो कि एक्चुअल में कितने का लाए। बात समझ में आई? अगर दोनों का अमाउंट चेंज कर देंगे तो एफिशिएंसी का स्पेसिफिक, बिल्कुल ये वाला भी रीजन, ये वाला रीजन, यही बात मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप दो चीजों में चेंजिंग कर देंगे तो अल्टीमेटली वो बोलेगा भाई ये तो मेरे ऊपर दो चीजों का बोझ डाल रहे हो। एक तो मैं अपने आर्ट्स की भी सजा भुगत रहा हूँ, दूसरा मैं आपके रेट की वजह से भी सजा भुगत रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक?
ये था आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर वेरिएंसेस। शाहजर साहब कहाँ गायब हैं आप? आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। हम क्लास में हैं या नहीं, या हम मोबाइल रखकर जा चुके हैं? ऑनलाइन में यार ये बड़ा मसला होता है। होता ही है कि बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, तकिए पे लेटते हैं और गायब, दूसरी दुनिया में मुंतकिल। हमें लग रहा होता है कि हम सुन रहे हैं। जी सर, अरे आँख खुल गई। सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी शाहिद साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। देखें, अगर मेरी आवाज से मसला हो रहा है ना, कोई बात नहीं। कोने पे एक आवाज म्यूट करने का ऑप्शन भी होता है, आप वो करके भी सोच सकते हैं सुकून से, टेंशन की बात नहीं है। कोई बात नहीं है सर, मतलब नींद पूरी करनी है, ऐसे भी नींद पूरी करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल हो गए, आए थोड़ा फिक्स्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। सर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में जरा बताएं कि इसमें क्या वेरिएंस आ सकते हैं। सर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में देखें, सबसे पहले तो एक ब्रॉड लेवल पे बात करूंगा मैं। ब्रॉड लेवल पर बात क्या होगी कि स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स्ड क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में क्या हुआ। आइए, तो अब स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर, आपने कितने घंटे कंज्यूम करवाए, जिसे आप लोग कहते हैं एब्जॉर्ब, और किस रेट के हिसाब से करवाए, जिसे आप लोग कहते हैं ओ ए आर। ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर, कितने घंटे आपने एब्जॉर्ब करवाए और पर आवर का आपने रेट क्या फिक्स किया था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये वो अमाउंट है जो आप एब्जॉर्ब करवा रहे होंगे। आए एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। फॉर सपोज मेरे पास 10,000 आवर्स एब्जॉर्ब करवाने थे, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से, फॉर सपोज 12 रुपए। अब यहाँ पर ओ ए आर कैसे आया? एब्जॉर्ब्ड आवर्स क्या होते हैं, या एब्जॉर्ब्ड यूनिट्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें जो एक्चुअल यूनिट्स हम फाइंड करते हैं, ये बातें हम पीछे सीख चुके हैं। मैं इस असम्पशन के साथ आगे बातें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 1,20,000 रुपए का मेरे पास स्टैंडर्ड बनता है। ऐसा ही है। ये वो अमाउंट है जो आपने क्या कराया होगा, एब्जॉर्ब करवाया होगा। 10,000 यूनिट्स, और पर यूनिट का मेरे पास रेट है। अब अगेन सवाल चेंज हो सकता है, वो बोल सकता है कि एब्जॉर्ब आर्ट्स की बेसिस पे हो रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी वो आपको पर आवर की सूरत में दे सकता है। मेरी अजम्पशन है कि आप ये सारी बातें जानते हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ओ ए आर के चैप्टर के अंदर। अब आगे सुनिएगा। ये था आपके पास सारा स्टैंडर्ड, लेकिन अब जरा सोचिएगा, आप लोग आप लोग ये देखते हैं कि सर एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। मैंने कहा एक्चुअल में फॉर सपोज 1,60,000 का खर्चा हो गया। तो ये 40,000 से क्या है, अच्छी बात है बुरी बात है? एडवर्स। इस एडवर्स को आप किसी और नाम से जानते थे माजी में। इस एडवर्स को आप माजी में किसी और नाम से जानते थे, क्या नाम था उसका? इस एडवर्स को आप किसी और नाम से पुकारते थे माजी में। जी, नहीं याद आ रहा किसी को? क्यों नहीं याद आ रहा? अंडर एब्सॉर्ब, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सर ये वही अंडर एब्सॉर्ब है।
आप इसको एडवर्स भी बोल सकते हैं और अपने ओएआर की जुबान में आप इसको अंडर एब्जॉर्ब खर्चा भी बोल सकते हैं। 1,20,000 का खर्चा आपने एब्जॉर्ब करवाया, हकीकत में खर्चा कितना था? 1,60,000 का। तो ये वही 40,000 है जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर नहीं, पीएनएल के अंदर लेकर जा रहे होते थे, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग ये खर्चा अलग से पीएनएल में लेके जा रहे होते थे। सर ये वही अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? अगर एक्चुअल खर्चा एब्जॉर्ब खर्चे से कम आए तो मेरे पास ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। सर अगेन यहां पर भी यहां पर भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है। तो आइए देखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर क्योंकि आपके पास दो चीजें होती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक एक्सपेंडिचर और दूसरा वॉल्यूम। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस मुझे अगर निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? देखिए बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल क्या है? सिंपल इज एज दैट कि मैंने बजट कितना किया था, फॉर सपोज 2 लाख, क्योंकि फिक्स खर्चा है। देखिए वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता तो यूनिट्स पर डिपेंड करता, वेरिएबल होता तो आवर्स पे डिपेंड करता। ये फिक्स खर्चा है, जरा ध्यान में रखिएगा। फिक्स खर्चा हमेशा आप बजट करते हैं पहले से। तो मेरा बजट रेट था 2 लाख, और मैंने एक्चुअल जब देखा तो मेरे पास एक्चुअल खर्चा आ रहा था फॉर सपोज 2,50,000। तो मेरे लिए 50,000 से एडवर्स, इसको ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड मत बोलिएगा। मैं हमेशा से एक बात बता रहा हूँ, दोबारा से एक बात बता रहा हूँ, ये बजटेड है, ये एब्जॉर्ब्ड नहीं है। ये एब्जॉर्ब्ड नहीं है, ये बजटेड है। ठीक है, तो 50,000 रुपए से जो एडवर्स आया ये सिर्फ एडवर्स है, ये ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज आपके सामने मैंने लिखी है ये एब्जॉर्ब्ड नहीं है। क्लियर है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस सबसे आसान, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है? तो आगे मूव करूं। बाकी सारी चीजें तकरीबन सिमिलर थी, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आती है फिक्स में हमारे पास, तभी आपसे सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, आगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बाद वॉल्यूम वेरिएंस। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए मैं पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप ओएआर कैसे निकालते थे। जरा सोचिएगा ओएआर हम कैसे निकालते थे। जब बचपन में हम ओएआर निकालते थे तो मैं कहता था कि मेरे पास बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। सर अभी ऊपर बजट किया आपने 2 लाख का, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अहम बात है। ये बात समझ में आ गई तो ये वॉल्यूम वेरिएंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक थोड़ी सी चेंज चीज है इसके अंदर। 2 लाख रुपए का मेरे पास बजटेड फिक्स कॉस्ट है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके ऊपर? इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ मेरे बजटेड यूनिट्स के ऊपर। ऐसे ही करता हूँ फॉर सपोज 10,000। तो मेरे पास एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है, और वो कितना आएगा यहाँ पे? 20 पर यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, 20 पर यूनिट मेरे पास मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। अब मैं वॉल्यूम वेरिएंस निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा? देखें,
ये है बजटेड यूनिट्स, एक होंगे मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स। जब आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन की तो एक्चुअल यूनिट्स फॉर सपोज 10,200 बन गए। जब आपने एब्जॉर्प्शन और एक्चुअल की बात करी थोड़ी देर पहले ऊपर, तो एब्जॉर्ब किस तरह करवाएंगे? एब्जॉर्ब किस तरह करवाएंगे सर? आप बोलेंगे 20 रुपए का OAR है, 10,200 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 20 रुपए का OAR है, 10,200 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,04,000। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? फॉर सपोज 190,000 फॉर सपोज। क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? 14,000। 14,000 का एडवर्स, सॉरी फेवरेबल। फेवरेबल आ रहा है तो मतलब एब्जॉर्प्शन की जुबान में इसको मैं क्या कहूंगा? ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड? सर ओवर एब्जॉर्ब्ड। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मैंने आपके सामने क्यों किया? आपको फर्क दिखाने के लिए, कहीं हम चीजें मिक्स आउट ना कर दें। जब मैंने एब्सॉर्ब्ड और एक्चुअल की बात करी तो क्या मैंने बजटेड यूनिट्स का इस्तेमाल किया? बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन जब आप वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे होंगे, जब आप वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे होंगे, तो आप अल्टीमेटली इस्तेमाल करेंगे किस चीज का? बजटेड यूनिट्स का। आप बोलेंगे कि मेरे पास बजटेड यूनिट्स थे 10,000। एक्चुअल में एक्चुअल में आपने कितने यूनिट्स बनाए? एक्चुअल में कितने यूनिट्स बनाए? 10,200। ये जो 200 यूनिट्स आपने ज्यादा बनाए, ये वॉल्यूम ज्यादा बनाए, इस वॉल्यूम की वजह से जो ओवरहेड ज्यादा जा रहा है वो बेसिकली वॉल्यूम वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। आंसर क्या आ रहा है इसका? 4,000। एडवर्स क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। आई बात समझ? इसमें कोई सवाल है तो पूछें, ये थोड़ी सी चेंज चीज है। 2 मिनट इसको देखें और मुझे बताएं क्या इसमें कोई सवाल। मैंने यहाँ पर बात करी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसके अंदर दो तरह के वेरिएंसेस आते हैं, एक आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक आता है वॉल्यूम वेरिएंस। व्हाट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस? एक्सपेंडिचर वेरिएंस सिंपल सी बात करता है, वो कहता है कि आपने बजट कितना किया था कि कितना खर्चा करना है, और एक्चुअल में कितना खर्चा किया। दिस इज एज सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कितना खर्चा बजटेड था क्योंकि फिक्स्ड है। देखो जरा सोचो, वेरिएबल होता तो मैं कहता कि यार यूनिट्स कितने बनेंगे, मुझे क्या पता कितना होगा, मैं थोड़ी बजट कर सकता हूँ ऐसे। लेकिन यहाँ तो आपने फिक्स किया हुआ है ना कि मुझे इतना खर्चा करना है। आपने कहा 2 लाख रुपए करूंगा, ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, 2 लाख रुपए का आपने बजट किया और एक्चुअल में आपने 2.5 लाख का खर्चा कर दिया, तो अल्टीमेटली आपने 50,000 रुपए का एडवर्स खर्चा कर दिया। आपने 50,000 रुपए से ज्यादा खर्चा कर दिया, 50,000 रुपए से ज्यादा एक्सपेंस आउट कर दिया। ठीक है। दूसरा मसला आता है वॉल्यूम वेरिएंस का। वॉल्यूम वेरिएंस समझाने के लिए मैंने आपके सामने दो चीजें रखी।
वो दो चीजें क्या थी? वो दो चीजें थी, पहले मैंने आपको पूरा ओएआर का कॉन्सेप्ट समझाया कि ओएआर आप कैसे कैलकुलेट करते थे। आप ओएआर कैलकुलेट करते थे, अपने बजटेड यूनिट्स लेते थे, अपनी बजटेड फिक्स कॉस्ट लेते थे, इन दोनों को डिवाइड करते थे तो आपको ओएआर पता चल जाता था। आप कसम खा लेते थे कि सर आइंदा जितने भी यूनिट्स बनेंगे मैं इस ओएआर से मल्टीप्लाई करूंगा और अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर यूनिट्स की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवा दूंगा। ऐसा ही करते थे। और फिर एक्चुअल में जितना भी खर्चा होगा उससे इसका डिफरेंस लूंगा, ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब, उस हिसाब से पीएनएल में अलग से शो करवा दूंगा। यहां तक बात समझ में आई? खालिक और शाजिद, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस क्या कहता है? वॉल्यूम वेरिएंस ये कहता है कि एक तो वो यूनिट्स थे जो आपने बजट किए कि मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा, और बजट करते हुए आपने ओएआर निकाला, ठीक है। और एक आपने एक्चुअल में यूनिट्स बनाए, तो आपने अल्टीमेटली कितने यूनिट ज्यादा या कम बनाए? सर मैंने 10,000 सोचा था बनाऊंगा, लेकिन बनाए 10,200, तो अल्टीमेटली 200 यूनिट्स मैंने ज्यादा बनाए। जब ये 200 यूनिट्स आपने ज्यादा बना लिए, 200 यूनिट्स आपने ज्यादा बना लिए, ओएआर का रेट लगाऊं अगर मैं इनके ऊपर, तो 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20, 4,000 का अच्छा काम हो गया आपके लिए। 4,000 का फेवरेबल बैलेंस आ गया आपके लिए। अब क्लियर हुआ? वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर मैंने खेल कहाँ खेला? मैंने सिर्फ सवाल किया कितने, बिल्कुल वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे और कितने यूनिट्स बने, उसका डिफरेंस लो और ओ ए आर से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। और जितना ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतनी अच्छी बात हो गई ना आपके लिए। जितने ज्यादा यूनिट्स बने, क्योंकि देखो फिक्स खर्चा है, खर्चा तो एक्चुअल पे हुआ है, खर्चा तो वेरिएबल नहीं है। जरा मेरी बात पे गौर करना। अगर वेरिएबल होता तो मैं कहता कि यूनिट्स बढ़ने की वजह से खर्चा बढ़ेगा, ये तो फिक्स खर्चा है। खर्चा तो 2.5 लाख का ही होना है, चाहे 1 करोड़ यूनिट्स बनाओ या 1 यूनिट बनाओ, क्योंकि फिक्स्ड है। तो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना अच्छा होगा उतना बुरा होगा? जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना अच्छा होगा उतना बुरा होगा? बस तभी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपने एक्चुअल में जितने ज्यादा यूनिट्स बनाए ओएआर के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल बैलेंस है। वरना आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये 4,000 का तो कॉस्ट है ही, तो जितनी ज्यादा कॉस्ट आ रही है उतना नुकसानदेह। बिल्कुल भी नहीं। जरा कॉन्सेप्चुअली सोचना। ये 20 रुपए के ओएआर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं उसको। ये 20 रुपए के ओएआर से 200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 4,000 का फेवरेबल बैलेंस आ रहा है मेरे पास। और ये फेवरेबल बैलेंस क्यों आ रहा है? ये फेवरेबल बैलेंस इस वजह से आ रहा है कि आपने 200 यूनिट्स ज्यादा बनाए, उसी खर्चे में रहते हुए। आपका खर्चा नहीं बढ़ा, आपके यूनिट्स बढ़ गए। क्लियर है यहाँ तक? वॉल्यूम वेरिएंस सबको? चलो। अब वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर फर्दर दो चीजें आती हैं मेरे पास। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर फर्दर दो चीजें आती हैं मेरे पास। वो फर्दर दो चीजें क्या है? सर एक है एफिशिएंसी वेरिएंस, और एक है मेरे पास कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, इन दोनों को समझते हैं। पहले मुझे लफ्ज देखते हुए मतलब समझा दो। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या है? सर जितने घंटे काम होना था उतने घंटे काम हुआ, आपने यूनिट्स ज्यादा बना दिए। जरा मेरी बात सुनना।
जितने घंटे काम होना चाहिए था, आपने उतने ही घंटे में यूनिट ज्यादा बना दिए। तो ये कौन सा वेरिएंस है? एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस? मैं कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। लॉजिकल बात के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनने में कितना खर्चा लगता है, फॉर सपोज 2 घंटे। सर मेरे पास बजटेड आवर्स कितने हैं, देख लेते हैं। यूनिट्स कितने बनाने हैं? सपोज 1000, सपोज 1000। तो बजटेड आवर्स के हिसाब से मेरे पास कितने यूनिट्स बनने चाहिए, कितने घंटे कंज्यूम होने चाहिए थे? यूनिट्स और आवर्स, तवज्जो होनी चाहिए यहाँ पर, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर हुए तो निकल जाएगा सब कुछ हाथ से। 2000 यूनिट्स बजटेड। एक्चुअल जब आपने चेक किया कि मजदूरों ने कितने घंटे काम किया है, तो मुझे पता चला कि लेबर ने हमारे पास 2300 काम किया है। और मेरे पास इनका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, लेट से 25 रुपए पर आवर, 25 रुपए पर आवर। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मैंने बात करी एफिशिएंसी वेरिएंस की, तो एफिशिएंसी वेरिएंस ये कहता है कि आप मुझे ये बताएं, सिंपल सी बात, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यूनिट्स कितना एफिशिएंटली बने हैं। मेरी बात सुनो, यूनिट्स कितना एफिशिएंटली बने हैं, क्या मतलब? मेरा एक्चुअल आउटपुट, मेरा एक्चुअल आउटपुट फॉर सपोज 1200 यूनिट्स है। ये बजटेड था जिसकी बेसिस पर मैंने ओआर निकाला था, ठीक है? मैंने लिखा नहीं इसके आगे, बजटेड। मेरा एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट्स है। अब मुझे जरा जवाब देना, एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैंने आपसे कहा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब ये यूनिट्स बनने में कितना एफिशिएंटली काम हुआ, ये यूनिट्स बनने में कितना एफिशिएंटली काम हुआ। तो आपने कहा सर 1200 यूनिट्स बनाए ना आपने, मैंने कहा हाँ 1200 यूनिट्स बनाए। तो 1200 यूनिट्स बनने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? शाबाश। 1200 यूनिट्स बनने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 1200 यूनिट्स बनने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 1200 यूनिट्स बनने में 2000 घंटे, किस कॉन्सेप्ट से भाई? 1200 यूनिट्स बनने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, कैसे? 1200 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये रहा ना स्टैंडर्ड आर। जी खालिक साहब, आया समझ? 2000 तो बजटेड था, बजटेड यूनिट्स स्टैंडर्ड, याद आया? तभी मैंने कहा हाँ से थोड़ी सी देर बस, यही सबसे टेक्निकल बात है यहाँ पर। 1200 मल्टीप्लाई बाई 2, 2400 घंटे लगने चाहिए थे 1200 यूनिट बनने के लिए। आपने कितने घंटे कंज्यूम किए? यूनिट्स तो वही 1200 बनाए ना। हाँ सर 1200 यूनिट्स बनाए, लेकिन आवर्स कितने कंज्यूम किए? 2300। तो 100 घंटे, 100 घंटे आपने हमारे बचा लिए, 100 घंटे आपने हमारे बचा लिए। कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से। क्या आंसर आएगा? 2500। एफिशिएंसी वेरिएंस समझ में आया? यहाँ पर मैंने क्या सवाल किया? मैंने सवाल किया ये 1200 यूनिट्स बनने में कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे लगे। दिस इज योर एफिशिएंसी वेरिएंस। सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटी वेरिएंस। आइए, कैपेसिटी वेरिएंस क्या कहता है?
कैपेसिटी वेरिएंस कहता है कि भाई एक बात बताओ, आपने आपने कितने ज्यादा काम किया। जरा सुनना, मैं एफिशिएंट बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कितना ज्यादा काम किया। मतलब जितना ज्यादा काम किया उतनी ज्यादा आपने कैपेसिटी को अपने इस्तेमाल करी। क्या मतलब, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। आपके पास बजटेड कितने थे आवर्स? ऊपर निकाले थे ना अभी। बजटेड आवर्स कितने थे? 1000 यूनिट के हिसाब से दो। हाँ जाओ, 1000 मल्टीप्लाई बाय दो। सर ये था मेरे बजटेड आवर्स। सर मैंने सोचा था मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा और दो रुपए के हिसाब से 2000 घंटे काम करूंगा, अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। आपने एक्चुअल में कितना काम किया? आपने एक्चुअल में काम किए 2300 घंटे। आपने कितना ज्यादा काम किया? 300 घंटे काम किया। मेरा आपसे सवाल, क्या ये 300 घंटे आपने जो ज्यादा काम किया ये जाया गया है? क्या ये 300 घंटे आपने ज्यादा काम करके जाया किया है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। सर ये जो 300 घंटे ज्यादा काम किया है, इसके नतीजे में मैंने यूनिट्स भी ज्यादा बनाए हैं। मैंने यूनिट्स भी ज्यादा बनाए हैं। यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मत करना। यूनिट्स भी ज्यादा बनाए, कितने ज्यादा बनाए? 1200 यूनिट्स बने ना शायद। बिल्कुल 1200 यूनिट्स बने। तो क्या ये कह सकते हो आप कि ये जो 300 घंटे ज्यादा काम किया ये आपके लिए जाया गया? नहीं सर, ये 300 घंटे मेरे लिए जाया नहीं गए, ये मेरे लिए अच्छे साबित हुए। तो मैंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम किया। मेरी कैपेसिटी थी 2000 यूनिट्स की, मैंने काम किया 2300 घंटे। और ये जो मैंने 300 घंटे ज्यादा काम किया, क्या जाया किया? नहीं सर, ये 300 घंटे में आपने 200 यूनिट्स ज्यादा बना दिए। इसी को कहा जाता है कैपेसिटी वेरिएंस, कि आपने अपनी हैसियत से बढ़ के काम किया। बजटेड थे 2000 घंटे, आपने एक्चुअल में 2300 घंटे काम किया, कैपेसिटी से ज्यादा काम किया। आंसर क्या रहा इसका? 7500। 7500 का फेवरेबल बैलेंस। इसमें कोई सवाल पूछे मुझसे? कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। कोई सवाल? कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस में मैंने क्या बात करी? मैंने कहा 2000 घंटे काम करना था बजटेड, और 2300 घंटे काम किया एक्चुअल। 300 घंटे से ज्यादा काम किया। जो 300 घंटे आपने ज्यादा काम किया ये जाया नहीं हुआ है, याद रखना। तो जब जाया नहीं हुआ, अल्टीमेटली ये मेरे लिए, मैंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम किया और मैंने कंपनी को फायदा पहुंचाया। व्हाट इज एफिशिएंसी वेरिएंस? एफिशिएंसी वेरिएंस ये कहता है 1200 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? सर 2400 घंटे। और आपने वही 1200 यूनिट बनाए कितने घंटे में? 2300 घंटे में। कितना एफिशिएंटली आपने ये काम किया है मुझे ये बता दो। मैंने कहा आपने 100 घंटे एफिशिएंटली काम किया है। तो अल्टीमेटली ये 100 घंटे भी आपके लिए क्या हो गए? फेवरेबल बैलेंस बन गया। ये बात समझ में आई? सबको समझ में आई? यस तो लिख दें कम से कम, ताकि मुझे पता चल जाए मैं आगे मूव करूँ। ओके।
सवाल है सर, एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस को फाइंड करने का रीजन सेम ही तो है? बिल्कुल भी सेम नहीं है एफिशिएंसी और कैपेसिटी का रीजन फाइंड करने का। जरा खुद देखें आप। एक तरफ जब मैं एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड कर रहा हूँ तो मैं किसको शाबाशी दे रहा हूँ? मैं शाबाशी दे रहा हूँ मजदूरों को कि तुमने कितना एफिशिएंटली काम किया है, कितना अच्छे से काम किया है। जरा मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ तुमने कितना एफिशिएंटली काम किया, मतलब हाथ तेज तेज चलाया। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटी वेरिएंस की, तो मैं मजदूरों को हाथ चलाने पर शाबाशी नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ तुमने दिन में भी काम किया, तुमने रात में भी काम किया, तुमने दोपहर में भी काम किया, तुमने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम किया। नूर, बात समझ में आई? सिर्फ कैपेसिटी वेरिएंस में एक्चुअल यूनिट्स जो बनाए हैं वो ना लिखे होते तो कैसे पता चलता किस वजह से ज्यादा घंटे लगे? देखें, कैपेसिटी वेरिएंस में अगर एक बंदे का सवाल है कि कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर 200 यूनिट्स, सॉरी 300 घंटे ज्यादा लगाए आपने, लेकिन अगर बराबर में ये ना बताया होता कि आपने यूनिट्स भी ज्यादा बनाए, तो कैसे पता चलता कि ये घंटे कहाँ लगे? देखिए, वैसे तो ये 300 घंटे कहाँ कहाँ लग सकते हैं, जरा सोचें। या तो 300 घंटे आइडल टाइम में जाया हो जाएंगे, या 300 घंटे एफिशिएंसी की वजह से जाया हो जाएंगे, या फिर ये 300 घंटे लगाकर आप कुछ ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे। तो ऐसा होगा नहीं वैसे कि आपको बताए ना एक्चुअल में कितने यूनिट्स बने हैं, वो आपको पता होगा सवाल के अंदर। अगर नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा ऊपर आओगे, एफिशिएंसी वेरिएंस में लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक्चुअल में कितने यूनिट्स बनाए। उनका इस्तेमाल कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं यूनिट ज्यादा बना रहा हूँ एट द एंड। क्लियर हुआ? नूर एंड खालिद, आप दोनों का सवाल, आप दोनों को सवाल का जवाब दे रहा था मैं। जी। और कोई सवाल? पर्सनली जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था मुझे ये चीज समझने में पता नहीं कितने महीने लग गए थे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी वाली बात। आगे मूव करूं? बस थोड़ा सा हमारा रह गया है, कुछ आसान आसान बातें। एक हमारे पास है आगे, सेल्स प्राइस वेरिएंस। सर सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या होती है? सर सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस के आपके पास आपकी प्रोडक्ट की एक होगी एक्चुअल प्राइस जिस पर आपने बेचा है, लेट से 120 रुपए, और एक होगी आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस, जो आपने सोचा होगा कि मैं इतने पर बेचूंगा और इतना कमाऊंगा, वो जो हम ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। तो आपने 20 रुपए महंगा बेच दिया, और अज्यूम करता हूँ मैं 4000 यूनिट्स बेच दिया आपने, तो अल्टीमेटली आपने कितना फायदा करवा दिया? 80,000। सिंपल सी बात, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। क्लियर है? कोई मुश्किल बात नहीं। इसके अंदर सेल्स प्राइस वेरिएंस के बाद सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस भी आपके पास आ सकता है। अब देखिए, वेरिएंस है, मुख्तलिफ एंगल से आप सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर क्या होगा? सर कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आपके पास सवाल होगा कि आपने एक्चुअल में कितने यूनिट्स बेचे। एक्चुअल में आपने कितने यूनिट्स बेचे? मैंने कहा कि मैंने एक्चुअल में फॉर सपोज ऊपर वाली एग्जांपल से 4000 यूनिट्स बेचे।
सर एक्चुअल यूनिट्स आपने बेचे 4,000 और बजटेड थे आपके पास 4,500। तो आपने 500 यूनिट ज्यादा बेचे कम बेचे? 500 यूनिट्स कम बेचे आपने। अगर मैं आपसे कहूं कि 500 यूनिट्स आपने कम बेचे तो आपने कंट्रीब्यूशन कितना लूज कर दिया इनके ऊपर, जो आपने अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला हुआ होगा? 500 यूनिट्स के हिसाब से 40 रुपए, आपके पास आंसर आएगा 20,000। दिस इज कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, इसी को मैं चेंज कर दूं, अगर सेल्स कंट्रीब्यूशन को सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखिए यहाँ जो तब्दीली आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? यहाँ तब्दीली आ रही है वॉल्यूम की वजह से। यहाँ तब्दीली आ रही है वॉल्यूम की वजह से। मैंने सोचा था 4,500 बेचूंगा, मैंने 4,000 बेचे, तो अल्टीमेटली 500 यूनिट्स के ऊपर मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ जाया हो गया, कुछ लूज हो गया, तो ये एडवर्स इम्पैक्ट है। अगर यही चीज मैं तब्दील कर दूं फॉर कंट्रीब्यूशन के बजाय प्रॉफिट वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस तो आए वही वाली बात कि बस यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की जगह आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? वही 500 यूनिट्स जो ऊपर आपने कम बेचे, आप इस बार मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से। अज्यूम करता हूँ प्रॉफिट है 10 रुपए पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 5,000 रुपए का एडवर्स। आपने 5,000 रुपए का नुकसान कर दिया ऑन प्रॉफिट, 5,000 रुपए का प्रॉफिट लूज कर दिया। उसमें कोई सवाल? परफेक्ट। एक चीज मटेरियल वेरिएंस के अंदर, अब ये सारी चीजें हमने समझ ली, अब इसके अंदर मैं मटेरियल वेरिएंस की एक और बात करूंगा जो मैंने उस टाइम पर नहीं की थी। और वो बात क्या थी? मटेरियल वेरिएंस के अंदर आपके पास एक चीज आती है मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस के अंदर मेरे पास एक बात आती है मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस क्या होता है? पहले बात करते हैं मिक्स वेरिएंस की और फिर बात करते हैं यील्ड वेरिएंस की। मिक्स वेरिएंस, अज्यूम करता हूं कि मेरे पास मेरी एक प्रोडक्ट है जिसको मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, और उस प्रोडक्ट का नाम है लेट्स से एबीसी। एबीसी मेरे पास प्रोडक्ट है। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे पास तीन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, एक ए, एक बी और एक सी। और ये किस रेशो में यूज होते हैं? सर ए डलता है इसके अंदर 10%, बी डलता है 10% और सी डलता है 80%। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मटेरियल ए, मटेरियल ए कितना मिक्स होना चाहिए था और कितना मिक्स हुआ? मटेरियल ए कितना मिक्स होना चाहिए था और कितना मिक्स हुआ, इसका डिफरेंस मेरे पास क्या कहलाएगा? मिक्स वेरिएंस। मटेरियल ए कितना मिक्स होना चाहिए था और मटेरियल है कितना मिक्स हुआ एक्चुअल में, इसका डिफरेंस मेरे पास क्या कहलाता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आए इस बात को जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सर मैंने अपने पास स्टैंडर्ड रखा था कि जब भी मैं एबीसी प्रोडक्ट बनाऊंगा
तो जितना भी बनाऊं अगर 100% का ब्रेकअप इस तरीके से है, तो अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं 1000 किलो बना रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड के हिसाब से ए कितना इस्तेमाल होगा? 100 किलो। बी कितना होगा? 100 किलो। सी कितना होगा? 800 किलो। क्लियर है यहाँ तक? जब मैंने एक्चुअल में देखा एक्चुअल में मैंने देखा कि यही यही एबीसी मटेरियल बनाने के लिए लगा तो 1000 किलो है, लेकिन इनका रेशो खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से खराब हो गया? ये 150 केजी कंज्यूम हो गया, और ये जो है मेरे पास 90 केजी कंज्यूम हो गया। और इसका कितना आंसर आएगा? बैलेंसिंग फिगर बताएं मुझे, क्या आंसर आएगा? 760। 760 केजी मेरे पास कंज्यूम हो गया। तो अब अल्टीमेटली ये 50 केजी का इसका मिक्स खराब हो गया, मतलब इसको इस्तेमाल होना चाहिए था 100 किलो, और अल्टीमेटली इस्तेमाल कितना हो गया? 150 किलो। 50 किलो से ये ज्यादा इस्तेमाल हो गया। सर ये मेरे लिए अच्छा रहा कि ये मेरे पास 10 किलो से कम इस्तेमाल हुआ, तो ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है। और एंड इफेक्टिवली ये मेरे पास 40 केजी से अच्छा इस्तेमाल हुआ, तो ये दोनों मेरे लिए क्या रहा है? बेनिफिशियल रहा है। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल हो गया। ऐसे वेरिएंस को कहा जाता है मिक्स वेरिएंस, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर देखिएगा, इस्तेमाल तो 1000 किलो ही हुआ है, लेकिन जो इसका मिक्स था वो खराब हो गया। ए कितना इस्तेमाल होना चाहिए था और ज्यादा इस्तेमाल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे यहाँ पर इंडिविजुअली पूछूं, तो ए का वेरिएंस यहाँ पर एडवर्स रहा, बी का वेरिएंस यहाँ पर फेवरेबल रहा, और सी का वेरिएंस भी यहाँ पर फेवरेबल आ रहा है मेरे पास। दिस इज बेसिकली मिक्स वेरिएंस। ठीक है। यील्ड वेरिएंस क्या होता है? व्हाट इज यील्ड वेरिएंस? सर यील्ड वेरिएंस ये कहता है, यील्ड वेरिएंस एक सवाल करता है। यील्ड वेरिएंस ये कहता है कि आपने, फॉर सपोज, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने 1000 केजी इनपुट करना था, और इसके बदले में आपको आउटपुट कितना मिलेगा? फॉर सपोज 100 यूनिट्स। ठीक है। मैंने जब एक्चुअल में देखा मैंने जब एक्चुअल में देखा कि यही 1000 किलो को जब मैंने इनपुट किया, तो मेरे पास पता आउटपुट कितना निकला? 90 यूनिट्स। अच्छा हुआ बुरा हुआ? कॉन्सेप्चुअली पहले बताएं मुझे, अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हुआ। क्यों? 1000 किलो में आउटपुट कितना आना चाहिए था? 100 किलो का। मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा है? 90 यूनिट्स का। तो मेरे पास 10 यूनिट्स का आउटपुट नहीं आ रहा। मेरे पास 10 यूनिट्स का आउटपुट नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली 10 यूनिट जाया हुए। 10 यूनिट्स का आउटपुट आपके पास यील्ड वेरिएंस। मेरी आवाज कट रही है? सबके पास कट रही है या सिर्फ शाहजर आपके पास कट रही है? बाकी लोग बताएं।
सिर्फ फाजिल के पास कट रही है या सबके पास कट रही है आवाज? सही है। शायद एक बार लीव करके या तो ज्वाइन करें, या शायद आपके इंटरनेट का इशू आ रहा है। स्टैंडर्ड थे 100 यूनिट्स, बनने चाहिए थे 1000 के इनपुट पे, और मेरे पास एक्चुअल में बने 90 यूनिट्स। तो अल्टीमेटली मेरे पास 10 यूनिट्स का नुकसान हो गया। इसको मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो भी मेरे पास स्टैंडर्ड पर यूनिट का रेट होगा, लेट से 90 रुपीज, तो मेरे पास टोटल जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 900 का। अब यील्ड वेरिएंस का मकसद क्या है? सर यील्ड वेरिएंस का मकसद है कि मैं जब मटेरियल मशीन के अंदर डालता हूं तो मेरे पास आउटपुट कितना बाहर निकल के आ रहा है। मैंने अगर 1000 किलो डाला, तो उस 1000 किलो का आउटपुट क्या निकला? उस 1000 किलो का आउटपुट निकल रहा है मेरे पास 100 यूनिट्स। बेहतरीन बात है सर। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में 1000 यूनिट्स डाले तो मेरे पास आउटपुट निकल रहा है 90 यूनिट्स। तो अल्टीमेटली जो 10 यूनिट से मेरे पास नुकसान हो रहा है, 10 यूनिट से मेरे पास नुकसान हो रहा है, ये यील्ड वेरिएंस है कि कितना आउटपुट बनना चाहिए था और कितना आउटपुट गलत आ रहा है। बात समझ में आई? इसमें कोई सवाल? मिक्स वेरिएंस कहता है कि जो आपके पास तीन चार रॉ मटेरियल जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो किस रेशो में इस्तेमाल हो रहे हैं और किस रेशो में इस्तेमाल होना चाहिए था। दिस इज बेसिकली यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस। एंड यील्ड वेरिएंस ये कहता है कि आपके इनपुट के ऊपर कितना आउटपुट आना चाहिए था और कितना आउटपुट आ रहा है, इसका डिफरेंस आपके पास होता है यील्ड वेरिएंस। समझ में आई वाली बात? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये बात बताएं। और अगर एक बात कंक्लूड करूं मैं यहाँ पर, वो बात ये है कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस के प्लस यील्ड वेरिएंस के। मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर होता है कि आपने मटेरियल मिक्स का वेरिएंस निकालो और यील्ड वेरिएंस निकालो। इन दोनों का सम कर दोगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपके पास निकल के आ रहा होगा। ये बात मालूम है हमें कि अगर मैं यूजेज वेरिएंस सॉरी यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस का सम कर दूंगा तो मेरे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जवाब भी आ सकता है। इसको मैं ऐसे भी वेरीफाई कर सकता हूँ। इसके बाद एक छोटी सी बात और है वेरिएंसेस में, फिर इंशाल्लाह हम बस अपनी क्लास ऑफ करते हैं। सर आपको कहा जा सकता है वेरिएंसेस के अंदर कि आप बैकवर्ड वर्किंग करके दिखा दें। बैकवर्ड वर्किंग करके दिखा दें। क्या मतलब है सर बैकवर्ड वर्किंग का? सर बैकवर्ड वर्किंग का मतलब ये है कि यहाँ पर वो आपको वेरिएंस दे दे और बोले कि मुझे प्राइस निकाल के दो, कोई सी भी। मिसाल के तौर पे आपको उसने कहा सर मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस आ रही है 5 रुपए पर
केजी, 5 रुपए पर केजी स्टैंडर्ड प्राइस है मेरे पास। एंड मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी है 1250 केजी, एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास प्राइस वेरिएंस है, यहाँ वेरिएंस बता रहा है वो आपको 250। और वो क्या है 250? एडवर्स है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना क्यूएमटी वाला दिमाग चलाना है और इक्वेशन बना देनी है। वो इक्वेशन क्या होगी? सर जब मैं प्राइस वेरिएंस निकालता था तो मैं प्राइस वेरिएंस किस तरीके से निकालता था? मैं कहता था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस कर दो इसमें से एक्चुअल प्राइस, पता नहीं है तो मैंने इसको अननोन वेरिएबल रख दिया, और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता था क्वांटिटी के साथ, तो मेरे पास एक आंसर आ जाता था विच इज प्राइस वेरिएंस। और क्योंकि वो प्राइस वेरिएंस यहाँ पर एडवर्स है, नेगेटिव है, ठीक है, तो 1250 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सॉरी इससे, आंसर बताएं, बल्कि एक साथ ही सॉल्व कर लीजिएगा। 5 माइनस, और फिर मैं इस एपी को इधर ले आऊंगा और इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आऊंगा, 5 प्लस 250 डिवाइड बाय 1250 इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी विच इज 5.2 पर केजी। वेरिएंसेस में वो आपसे ये भी करवा सकता है, ठीक है। अब अगेन ये मैंने प्राइस वेरिएंस लिया, आप इसको यूसेज वेरिएंस से भी कर सकते हैं, आप इसको लेबर रेट वेरिएंस से भी कर सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेगा, तरीका ध्यान में रखेगा। तरीका क्या है? आपको पता हो कि मैं अगर प्राइस वेरिएंस निकालता तो किस रूट से निकालता, उसको इस्तेमाल करते हुए एक इक्वेशन बनाए और ये अननोन वेरिएबल फाइंड कर लें, तो आपको पता चल जाएगा। अब शायद मैं यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी मिसिंग रख देता, शायद मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस मिसिंग रख देता, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम निकाल लेंगे। समझ में आई यहाँ तक बात? दिस इज ऑल अबाउट वेरिएंसेस के अंदर हमने जितनी बातें पढ़ी, जो जो चीज़ें पॉसिबल थी। अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है एक सवाल, उस एक सवाल में उस एक सवाल में ये सारे वेरिएंसेस कवर हो रहे हैं, सारे वेरिएंसेस। ये एक पीडीएफ है, इसमें आपके लिए एक सवाल ड्राफ्ट किया है मैंने, इसके अंदर सारे वेरिएंसेस कवर हो रहे हैं। आपने ये सवाल एक बार सॉल्व करना है, आपके सारे वेरिएंसेस रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? जी जी पूछें।